Hello guys. So we were discussing CE 306 irrigation engineering, and I have already recorded 3 videos and it's my 4th video. So we have discussed about certain term like duty, delta, waste period and crop period. इसके अलावा ड्यूटी और डेल्टा के बीच में हमने रिलेशन भी देखा। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर ड्यूटी डिपेंड करती है। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर है इसमें टाइप ऑफ क्रॉप। सिंपल, यदि हमारी फसल की वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो ड्यूटी की जो वैल्यू होगी वो कम होगी। मैं एक बार और रिमाइंड करा देता हूँ, ड्यूटी का मतलब क्या होता है। ड्यूटी का मतलब होता है कि यदि हम किसी फील्ड में 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड वाटर कंटिन्यूसली सप्लाई करें थ्रू आउट इट्स एंटायर बेस पीरियड, मतलब उसको उस फसल को बोने से और उस फसल को काटने तक हम कंटिन्यूसली उस फील्ड में 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड वाटर को सप्लाई करें, तो जितने नंबर ऑफ हेक्टेयर्स में हम फसल की फुल ग्रोथ कर सकते हैं उसे हम ड्यूटी ऑफ वाटर कहते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ फील्ड इरिगेटेड फॉर फुल ग्रोथ ऑफ अ गिवन क्रॉप बाय अ सप्लाई ऑफ 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ वाटर कंटिन्यूसली ड्यूरिंग द एंटायर बेस पीरियड ऑफ दैट क्रॉप। और इसकी जो यूनिट थी, यूनिट से ही इसकी डेफिनेशन समझ में आ जाती है। इसकी जो यूनिट है वो है हेक्टेयर पर क्यूमैक, मतलब 1 क्यूमैक से हम कितना हेक्टेयर फील्ड को इरिगेट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली यदि हमारी फसल की जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है तो हम कम हेक्टेयर को इरिगेट कर पाएंगे, इसका मतलब उसकी जो ड्यूटी है वो कम होगी। दूसरा फैक्टर जिस पर ड्यूटी डिपेंड करती है वो है क्लाइमेट एंड सीजन। अब देखिए सिंपल, यदि क्लाइमेट वार्म क्लाइमेट है, गर्मी ज़्यादा है, तो क्या होगा, इवेपोरेशन लॉसेज ज़्यादा होंगे। इवेपोरेशन लॉसेज ज़्यादा होंगे तो हमारी ड्यूटी की वैल्यू कम होगी। तीसरा है यूजफुल रेनफॉल, मतलब यदि जो ऐसा कोई फील्ड है जहाँ पर रेनफॉल हो रही है, जहाँ पर बारिश ऑटोमेटिक हो रही है, तो इससे क्या होगा, इरिगेशन का जो वाटर है वो बढ़ जाएगा और जो हमारी ड्यूटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। सारी चीज़ें हम सिंपल लॉजिक से पता चला सकते हैं। फोर्थ जो फैक्टर है वो है टाइप ऑफ सॉइल, मतलब मिट्टी कैसी है। यदि हमारी मिट्टी की परमेबिलिटी ज़्यादा है तो उसमें क्या होगा, परमेबिलिटी ज़्यादा होने से उसमें सीपेज ज़्यादा होगा, पानी ग्राउंड के अंदर ज़्यादा जाएगा। अब यदि पानी ग्राउंड के अंदर ज़्यादा जाएगा तो जो वाटर हमारी क्रॉप को इरिगेट करने के लिए बचा है वो कम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा जो क्रॉप है उसकी ड्यूटी कम हो जाएगी। और नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ कल्टीवेशन मेथड, मतलब सिंपल जो कल्टीवेशन का मेथड है, यदि हम ऐसा साइंटिफिक स्टडीज़ के आधार पर कल्टीवेशन का मेथड यूज़ में लेते हैं जिसमें कि जो वाटर है उसकी वेस्टेज कम हो, तो हमारी जो क्रॉप है उसकी ड्यूटी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारी ड्यूटी डिपेंड करती है। ठीक, नेक्स्ट, ड्यूटी एट वेरियस प्लेसेस। देखिए, ड्यूटी ऑफ वाटर जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब पानी फ्लो करता है, मतलब जब मेन कैनाल से ब्रांच कैनाल में जाता है, ब्रांच कैनाल से डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल में जाता है, डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल से फिर माइनर कैनाल में जाता है, उसके बाद फिर वाटर कोर्स में जाता है। तो जैसे जैसे पानी आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसकी जो ड्यूटी है वो वेरी करती जाती है, वो चेंज होती जाती है। देखिए, ये एक डायग्राम है, इसको थोड़ा सा ढंग से समझने की कोशिश करिए। इसमें ये जो ये हमारी रिवर है, ठीक है। इस रिवर में से ये जो सबसे पहले कैनाल लिखी हुई है इसको हम मेन कैनाल के नाम से जानते हैं। मेन कैनाल में से फिर जो एक और कैनाल निकली हुई है उसे हम ब्रांच कैनाल के नाम से जानते हैं। इस ब्रांच कैनाल में से फिर जो नेक्स्ट कैनाल निकली है
उसे हम डिस्ट्रीब्यूटरी के नाम से जानते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरी में से फिर अगेन एक और कैनाल निकली हुई है जिसे माइनर कैनाल कहते हैं। ये फिर जो माइनर कैनाल है ये फील्ड को जिस कैनाल के थ्रू जोड़ती है उसे हम वाटर कोर्स के नाम से जानते हैं। मतलब सबसे पहले जो आएगा वो है मेन कैनाल, उसके बाद में लेटरल उसके बाद में ब्रांच कैनाल, मेन कैनाल के बाद में नेक्स्ट आएगा डिस्ट्रीब्यूटरी, उसके बाद में माइनर कैनाल और उसके बाद में वाटर कोर्स। अब देखिए जैसे जो ड्यूटी है वो वाटर कोर्स के हेड पर कम होती है एज कंपेयर टू ड्यूटी ऑफ वाटर ऑन द फील्ड। ड्यूटी ऑफ वाटर जैसे जैसे हमारा पानी डाउन स्ट्रीम साइड की तरफ बहता है फ्रॉम द हेड ऑफ मैन कैनाल में, जैसे जो पानी है वो मैन कैनाल के हेड से, मतलब यहाँ से जैसे जैसे डाउन स्ट्रीम साइड में बहता है वैसे वैसे उस पानी की ड्यूटी बढ़ती जाती है। यदि हम बात करें पानी फील्ड के जितना पास में आ जाएगा उसकी ड्यूटी उतनी ही ज़्यादा बड़ी होगी। इसका लॉजिक सिंपल है, पानी जितना फील्ड के पास में आ गया इसका मतलब अब उसको फील्ड तक पहुंचने के लिए उतनी ही कम दूरी तय करनी पड़ेगी, और यदि उसे कम दूरी तय करनी पड़ेगी तो उसमें जो लॉसेस हैं इवोपोरेशन लॉसेस, सीपेज लॉसेस वगैरह वो उतने ही कम हो जाएंगे जिससे कि उसकी ड्यूटी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आप सिंपल ये ध्यान रखिए कि जो मेन कैनाल के हेड से और हमारे फील्ड के हेड तक जैसे जैसे पानी फ्लो करता हुआ आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी ड्यूटी इंक्रीज होती जाती है। नेक्स्ट कुछ टर्म हैं जिनको हम अभी समझेंगे। पहली टर्म है ग्रॉस कमांड एरिया। ठीक है, ये 2-3 टर्म हैं। ग्रॉस कमांड एरिया टोटल एरिया होता है किसी भी इरिगेशन में, टोटल फील्ड का एरिया जहाँ पर हम जिस फील्ड को हम इरिगेट करते हैं। मतलब देखिए जो बेसिकली एरिया होते हैं 2 तरह के एरिया होते हैं। पहला होता है कल्टीवेबल एरिया और दूसरा होता है अनकल्टीवेबल एरिया। कल्टीवेबल मतलब कृषि योग्य एरिया और अनकल्टीवेबल मतलब जैसे हमारा रेजिडेंशियल एरिया है, बिल्डिंग, रोड्स, रिजर्व, फॉरेस्ट, जहाँ पर हम खेती नहीं कर सकते। तो इस तरह से एक तो हो गया खेती के जो योग्य है ऐसा एरिया, और दूसरा जहाँ पर हम खेती नहीं कर सकते हैं वो है वाला एरिया। तो ग्रॉस कमांड एरिया में ये टोटल एरिया आ जाता है। मतलब इरिगेशन बाउंड्री, प्रोजेक्ट की किसी भी इरिगेशन बाउंड्री के अंदर जो टोटल एरिया होगा जिसमें कल्टीवेबल और नॉन कल्टीवेबल दोनों तरह के एरिया सम्मिलित हैं, उस टोटल एरिया को हम ग्रॉस कमांड एरिया के नाम से जानते हैं। इसमें कल्चरेबल भी एरिया है और नॉन कल्चरेबल एरिया भी है, कृषि योग्य एरिया भी है और नॉन कृषि योग्य एरिया भी है। तो ये है ग्रॉस कमांड एरिया जिसे GCA जिसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो टर्म है वो है कल्चरेबल कमांड एरिया। तो कल्चरेबल कमांड एरिया ग्रॉस कमांड एरिया का ही कुछ पोर्शन होता है जिस पर एक्चुअल में हम लोग या जो एरिया एक्चुअल में कृषि योग्य होता है, जहाँ पर एक्चुअल में कल्टीवेशन जो है वो पॉसिबल होती है। तो सिंपल है, ग्रॉस कमांड एरिया मतलब कल्चरेबल प्लस नॉन कल्चरेबल, और कल्चरेबल कमांड एरिया मतलब ओनली कल्चरेबल एरिया जो कि GCA का एक कल्टीवेबल पार्ट है। ये एक ग्रॉस कमांड एरिया का ही पार्ट होता है। नेक्स्ट टर्म इसमें एक होती है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। देखिए इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन का मतलब क्या होता है। अभी हमने देखा कि कल्चरेबल कमांड एरिया का मतलब है जहाँ पर हम खेती कर सकते हैं,
लेकिन जो भी हमारा कल्टीवेटेड पोर्शन है सीसीए का, वो पूरा की पूरा पोर्शन किसी एक सीजन में इरिगेट नहीं किया जाता है। हम इरिगेशन कैसे करते हैं, कुछ पोर्शन को एक सीज़न में इरिगेट करते हैं, फिर रिमेनिंग पोर्शन को सेकेंड सीजन में इरिगेट करते हैं। इससे क्या होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया का इंटेंसिव इरिगेशन कम हो जाता है, जिससे कि यदि हम एक ही एरिया पर इरिगेशन करते रहेंगे तो वहाँ वाटर लॉगिंग और अन्य पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो सकती हैं। तो इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए कल्टीवेबल जो सीसीए है, कल्चरेबल कमांड एरिया, उसका कुछ ही पोर्शन एक सीजन में इरिगेट किया जाता है। तो जो ये इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन है, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन का मतलब यही है कि किसी भी सीसीए का जितना परसेंटेज एरिया इरिगेशन के लिए प्रपोज किया जाता है, मतलब किसी भी सीसीए का जितना परसेंटेज एरिया हम उस सीजन में खेती के काम में लेते हैं, उसे हम इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन के नाम से जानते हैं। माना कि कहीं पर जो सीसीए है, कल्चरेबल कमांड एरिया है, वो 100 हेक्टेयर है, जिसमें से हमने एक सीजन में सर्दी की ऋतु में केवल 10% एरिया काम में लिया है। तो सर्दी की ऋतु के लिए जो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन होगी वो 10/100 इंटू 100 10% इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन हो जाती है। तो इस तरह से ये इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन की डेफिनेशन है।